हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डिजिटल शिक्षा बिहार यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, जो कि कम ही ऑब्जेक्टिव हैं, इसी में आ सकते हैं। अगर आप ये ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को लास्ट से जरूर देखें। चलते हैं प्रश्न पे। टॉपिक नंबर 1 में दिया हुआ है प्रकाश का परावर्तन। इस टॉपिक से पहला प्रश्न देखते हैं क्या है कि एक अभिसारी किरण पुंज दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन किरण पुंज होगा। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। अपसारी, अभिसारी या समांतर या इनमें से कोई नहीं। तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है, परावर्तित किरण पुंज होगा। अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर होता है तो अभिसारी ही होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा ही होता है काल्पनिक होगा। ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। काल्पनिक समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है तो काल्पनिक होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी भी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है पॉजिटिव में 1 या नेगेटिव में 1 या 0 या इनमें से कोई नहीं। तो किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन जो होता है वह पॉजिटिव होता है 1। इसका आंसर हो जाएगा +1 हो जाएगा। इसका आंसर आपको याद रखना है कि समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है +1। चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण से प्रश्न करने वाले हैं कि किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा सही आंसर बी, अवतल दर्पण। चलते हैं प्रश्न संख्या आगे 2 में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, फोकस और ध्रुव के बीच या वक्रता केंद्र से परे। चलते हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है फोकस पर या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, फोकस और ध्रुव के बीच। तो ऑप्शन नंबर ए। अवतल दर्पण आवर्धित जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है तो फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 में। आगे दिया हुआ है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस में 20 cm है। यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है। किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है प्लस में 20 cm है, यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है तो यह उत्तल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, उत्तल दर्पण। चलते हैं आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है। दर्पण सूत्र यह आपको बताना है कि दर्पण सूत्र इनमें से कौन है। दर्पण सूत्र जो है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u ये हो गया। यह कौन सा सूत्र, दर्पण सूत्र नहीं है, यह लेंस सूत्र हो जाएगा, लेंस सूत्र। अब आगे चलना है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u ये हो जाएगा दर्पण सूत्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं आगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर बी। दर्पण सूत्र पूछा जाए तो बी हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि निम्न में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है।
निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी समतल, उत्तल और अवतल दर्पण तीनों से ही आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। यह आपको याद रखना है। चलते हैं तीसरा टॉपिक पर कि प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन है, जो कि इसमें पहला प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन हो या परावर्तन, तो उसके दोनों के ही 2 नियम हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो इसका हो जाएगा sin i अपॉन sin r हो जाता है। sin i बटा sin r, यह आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं लेंस की क्षमता का SI मात्रक। लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक है, इसका होता है डायोप्टर, डी हो जाएगा इसका आंसर। इसको डायोप्टर को डी से भी सूचित किया जाता है, बड़ी डी से, तो डायोप्टर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है कि अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। m बराबर जो सूत्र है वो होता है v/u, m बराबर v/u। आवर्धन m बराबर पूछे, आवर्धन बराबर सूत्र पूछे या, तो हो जाएगा v/u। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं आगे कि हीरे का अपवर्तनांक कितना है? हीरे का अपवर्तनांक कितना है? तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, यह आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे। 6 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस या उत्तल लेंस या उत्तल अवतल दोनों या बाइफोकल, तो हो जाएगा अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। चलते हैं 7 नंबर में दिया, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई विकिरण मुड़ जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई विकिरण मुड़ जाती है, तो यह हो जाएगा अभिलंब की ओर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, अभिलंब की ओर। चलते हैं 8 नंबर में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस, समतल या अवतल लेंस, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है कि चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है उत्तल लेंस की, उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण की, या और ए और बी दोनों की, तो हो जाएगा इसका आंसर ए और बी, यानी कि उत्तल और अवतल दोनों की हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 में। प्रश्न संख्या 10 में दिया हुआ है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण जो है और अपवर्तन कोण में संबंध होता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण का में क्या संबंध होता है, ये आपको बताना है कि जबकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है, तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है, ये आपको बताना है। इसका संबंध होता है r जो है बड़ा होता है i से, यह आपको रखना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 में दिया हुआ है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। वक्रता केंद्र से, ध्रुव से, फोकस से, इनमें से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा ध्रुव से। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से, यह आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सबसे पहले आप जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।